So good morning students, welcome in YouTube classes with Rahul Gupta. Let's start students. चैप्टर 2 हमारा चल रहा था क्लास 12 सॉल्यूशन. आज उससे आगे की बात करेंगे स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें. माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. सो नाउ स्टार्ट चैप्टर 2 सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट नोट्स है मेरे. ये थर्ड वीडियो है चैप्टर 2 सॉल्यूशन की. सो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में ये न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए. अब इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देख लेते हैं. न्यूमेरिकल था आपका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ मर्करी, 50 ग्राम्स ऑफ यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CONH2 इज डिजोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. वेपर प्रेशर वाटर का कैलकुलेट करना था सोल्यूशन में और उसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना. सो यू जस्ट चेक द सॉल्यूशन. यदि आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहाँ पर चेक करिए. देखिए एक एक वैल्यू करके देखते हुए चलते हैं. P01 की वैल्यू 23.8 mmHg गिवन है. उसके बाद वेट ऑफ यूरिया गिवन है, वेट ऑफ वाटर गिवन है, मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया और वाटर आप कैलकुलेट कर लेंगे. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पता है आपको P1 इक्वल टू x1 P01 होती है. यहाँ पर आपको P01 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, और x1 की आप कैलकुलेट कर लेंगे. W1/m1 इक्वल टू W1/m1 प्लस W2/m2, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर कैलकुलेट करना है. वैल्यू पुट करेंगे 850/18 अपॉन 850/18 प्लस 50/60. वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी x1 की 0.983. P0 वैल्यू की आपको गिवन थी. P1 की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा. दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास. इस तरीके से आपकी P1 की वैल्यू 23.395 mm ऑफ Hg आ जाएगा. रिलेटिंग वेपर की कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए इधर ध्यान से. P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू x2 ये फॉर्मूला होता है आपका. इसी के बेस से हम कैलकुलेट करेंगे. या तो आप x2 की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप इस तरीके से सॉल्व आउट कर लीजिए. तो आपको जब 1 में से आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.017. ये आपके लिए रिलेटिव लोअरिंग है. स्टूडेंट्स यदि आपको x1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल गई तो x2 की वैल्यू ही आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल होती है. आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वहां पर 0.017. नेक्स्ट देखिए वेपर प्रेशर और हाई वेपर प्रेशर. स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम किसी भी गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर वेपर प्रेशर का अप्लाई होता है. अब वेपर प्रेशर की नॉर्मली जो यूनिट है वो देखिए वेपर कब अप्लाई हो रही है, जब आपका कोई भी वॉलेंटाइल सोल्यूट अपने आप ओपन एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. सो द प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द वेपर फेज टू नॉट टू चेंज इन वेपर स्टेट, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड टर्म इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हमारा कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. एक्सोथर्मिक प्रेशर पर बेस देखेंगे तो प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, इंक्रीज होता है, सॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है. तो इन दोनों का जो डिफरेंट रहता है आपके पास, इस तरीके से आप ग्राफ में समझ सकते हैं. बहुत ध्यान से देखते रहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो वैल्यू है TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, TB है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो देखिए आपका डेल्टा TB यानी कि इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट होगा, जहां पर TB की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी TB नॉट से. देखिए आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से डेल्टा B आपको कैलकुलेट करना है. डेल्टा B है जो हाईएस्ट पॉइंट आपका वेपर प्रेशर का रहेगा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का, वो डिफरेंस आपका डेल्टा TB होता है. देखिए D तक आपका हाईएस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको और B तक प्योर सॉल्वेंट का दिख रहा है. सो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, मोलरिटी के इक्वल होती है, स्मॉल m के इक्वल होती है. स्मॉल m किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि kbm. अब kb क्या है यहाँ पर, ये आपका एक कांस्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो kb इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसे. क्या बोलते हैं, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से आप W1 सॉल्यूट का मास ले लेंगे, W2 सॉल्यूट का मास था, W1 सॉल्वेंट का. फॉर्मूला लग जाएगा स्मॉल m इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2. ये फॉर्मूला आप इसमें रख देंगे डेल्टा T वाले फॉर्मूले में.
जब आप वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम में एम की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पर W2 M1 और M2 की फॉर्म में जो है। देखिए रीअरेंज कर लेते हैं तो M2 इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। ये फॉर्मूला आपका इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के काम आएगा। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट पर देखिए यहाँ पर आपको 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है 1 किलोग्राम में। W2 वैल्यू, W1 वैल्यू गिवन है, M2 की वैल्यू गिवन हो गई आपको, Kb की वैल्यू भी इसमें गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स यदि ये वैल्यू गिवन नहीं है तब भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टीबी वाला इस तरीके से। देखिए आपने इस तरीके से वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। उसके बाद हमने लगा लिया टी बी इक्वल टू टी बी नॉट प्लस डेल्टा टी बी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा टी बी इक्वल टू 373.002 केल्विन। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, सो देयरफॉर इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट अ लोअर टेम्परेचर। आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एक तरीके से जब हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो जिस टेम्परेचर पर वो आपका फ्रीज होने स्टार्ट हो जाता है तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस पर देख लीजिए किस तरीके से आपको फ्रोजन सॉल्वेंट गिवन है, लिक्विड को किस तरीके से आप टेम्परेचर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी बी से जस्ट अपोजिट होता है। देखिए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की वैल्यू है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी डेल्टा टी नॉट एफ की वैल्यू ज़्यादा है इसमें और टी एफ की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इस तरीके से आप यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस टू चेंज लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड फेज। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का आपको ग्राफ दे रखा है और किस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे ये भी दे रखा है इसमें। At a given temperature, vapor pressure of solution is always less than vapor pressure of the solvent. Solution को जो vapor pressure होगा वो solvent से कम रहेगा हमेशा। तो ये लाइन जो E के नीचे आपकी रिप्रेजेंट हो रही है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। चलिए इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसी तरीके से आपका जिस तरीके से आपका एलिवेशन है बिल्कुल वैसे ही आपका देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। So the depression in freezing point is based on also number of particles, solute particles. For dilute solution, delta TF is directly proportional to small m. देखिए इस तरीके से आप डेल्टा TF is directly proportional to small m and delta TF is equal to KF into m. KF क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट रहेगा या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। So KF can be defined as the depression in freezing point when one molecule of solute is dissolved in 1 kilogram solvent. यानी जहाँ पर आपके सॉल्यूट का जो मोल रहेंगे वो भी 1 रहेंगे और सॉल्वेंट का अमाउंट भी 1 रहेगा, तब क्रायोस्कोपिक जो कांस्टेंट है वो डेल्टा टी एफ के इक्वल हो जाएगा। इसका भी यूनिट वही रहता है जो आपका केबी का था, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखिए कुछ यहाँ पर एग्जांपल गिवन है आपके, जैसे आपका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है उसी हिसाब से केबी की वैल्यू है, आपको लर्न कर लेनी है, नोट कर लेनी है। सो के एफ इज इक्वल टू आर इंटू एम वन इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एफ फ्यूजन हो जाएगा। आर क्या है वहां पर, गैस कांस्टेंट वैल्यू है। M1 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये गिवन है यहाँ पर आपको। इस तरीके से आपको समझना है इस क्वेश्चन में। डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। हमने लेट किया कि W2 जो मास है वो आपका डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्वेंट में, यानी W1 में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा वो M2 हो जाएगा। मोलरिटी M वही W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M1, ठीक है, M2 सॉरी। इस वैल्यू को आप वहां पर पुट कर देंगे। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M था, M की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया आपने W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। इस तरीके से फॉर्मूला रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। M2 इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इस तरीके से।
So the molar mass of an ionic solute can be calculated by the studying the depression in freezing point. देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड आपका यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी हैं W1 की, डेल्टा TF की, KF की और M2 की। एस्कर्बिक एसिड है और एसिटिक एसिड दे रखा है। एस्कर्बिक एसिड होता है आपका विटामिन C C6H8O6, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट जो करना है वो मास ऑफ एस्कर्बिक एसिड, यानी आपको फाइंड आउट करना है आपको W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा 5.077 ग्राम। वैल्यू पुट करके ध्यान से देख लीजिएगा। तो 5.077 ग्राम जो एस्कर्बिक एसिड होगा वो डिजोल्व होगा 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, लोअर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। देखिए आपको इसमें एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब आप अपने उसमें जो आपका टैंक रहता है वाटर का, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल मिक्स कर लेंगे तो वो क्या करेगा, उससे जो वाटर उसमें प्रेजेंट होगा आपके गाड़ी के इंजन में, वो उसे फ्रीज होने से रोक देगा। एंटी फ्रीज का वर्क करेगा वहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिकतर क्या होता है जब आप बर्फीले वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो वाटर को फ्रीज करने का टेम्परेचर उससे भी नीचे टेम्परेचर लग जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड, आप नमक ले लेते हैं या कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं जो वहां पर वर्क करते हैं। एडिशन ऑफ दीज सोल्यूट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कांट फ्रीज एट द प्रेवलिंग टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ड्राई ग्रेप्स आपको देख रहा होगा, इसके अंदर अंगूर पड़े हुए हैं वाटर के अंदर। तो ड्राई ग्रेप्स जो होंगे आपके यानी मुनक्का, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आपके क्या होंगे उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने का वर्क करेंगे। ऐसी कंसनट्रेटेड सॉल्ट्स भी होता है, उसका जो करेगा वाटर को वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करेगा। देखिए इधर देखिए, रोज क्या होगा, रोज आपने देखा होगा अधिकतर गुलाब के फूल आप पानी में डाल देते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर जो होता है उनके लिए बिल्कुल ऐसा वर्क करता है जैसे वो ट्री पर लगे हुए हों। तो ये एग्जाम्पल है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के। ये इफेक्ट इन पर धीरे धीरे करके इस तरीके से चलता रहता है इन मॉलिक्यूल्स में, और जब उनमें ऑस्मोसिस हो जाता है तो फिर आगे उनका इफेक्ट अभी आपने देखा ही था। देखिए सॉल्ट वाटर एक तरफ लिया है, दूसरी तरफ फ्रेश वाटर लिया है। अब उनके पार्टिकल्स में जो सॉल्ट वाटर होंगे वहां पर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा और फ्रेश वाटर में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होता। तो जो उसके बीच में SPM लगी होती सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन रहेगी, वो वाटर आपकी यानी कि जो आपका वाटर होगा फ्रेश वाटर, वो धीरे धीरे करके सॉल्टी वाटर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्टी वाटर का जो होगा कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फ्रेश वाटर की कम होती है। तो वो आपका सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन भी उसमें वर्क नहीं कर पाएगी। अब उस चीज को आगे समझिए। स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा अनियंस जो होती है, जैसे आप अनियन को कट करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, स्मेल एक निकलने लगती है और उससे हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, यानी कि उसके अंदर से कोई ना कोई एक गैस रिलीज होती है। तो उसमें क्या होता है आपका जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, यानी झिल्ली होती है, उसमें वो पार्टिकल्स आपके गैस फॉर्म में लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं और वो लिक्विड धीरे धीरे करके वेपराइज्ड होने लगता है, यानी कि जैसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। उसका बहुत सिंपल सा फंडा है, जब आप अनियन को कट करते हैं तो उसे कुछ देर के लिए आप वाटर में छोड़ दीजिए। कट करने के बाद जब आप उसे वाटर में छोड़ देंगे तो जो उसकी पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे वो आपके उसमें मिक्स हो जाएंगे और उससे क्या होगा, उससे आपके जो पार्टिकल्स आपकी आई ड्रॉप्स में यानी आंसुओं में बदल जाते हैं, तो वो उस प्रेशर को वहां पर कम करेंगे। अब ऐसी ऑस्मोसिस क्या करता है, जो आपका लो कंसंट्रेशन होती है वो हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की तरफ उसे मूवमेंट करने में मजबूर कर देते हैं, धीरे धीरे करके, जब तक कि उसकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है तब तक। तो वो आपका ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। देखिए आपने ये एग्जाम्पल में आपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे भी कि जो आपका सॉल्वेंट है वो एक तो उसकी लो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन है उसकी हाई कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो धीरे धीरे करके सॉल्यूशन की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उधर क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होने लगेगा, उससे आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो उस लो कंसंट्रेशन वाले को हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट में यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आने से वो उसे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करने पर रोक देगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एट अ गिवन टेम्परेचर। आगे देखिए पाई इज इक्वल टू हो जाएगा CRT के, R क्या है गैस कांस्टेंट है, C क्या है कंसंट्रेशन है, N2 अपॉन V के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप C की वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा N2RT अपॉन V, W2 ग्राम्स
ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। N2 क्या है वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है जो इक्वल होगा W2 अपॉन M2 के इक्वल होगा। यहाँ पर आप N2 की वैल्यू पुट कर देंगे W2 अपॉन M2 ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V हो जाएगा। देखिए इसका यूज़ आपका पॉलीमर्स में भी होता है। पॉलीमर्स जो है वो इसके लिए एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ होता है, यानी एप्लीकेशन की फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि आपके बॉडी में भी यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में भी इसका यूज़ होता है। आपने DNA का स्ट्रक्चर अपना देखा होगा, उसमें क्या होता है आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो आपके चाहे आपके दूसरे डिकम्पोज होने के, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिकम्पोज होता है, वो भी इसके एडवांटेज में यूज़ होता है। एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए W2 की वैल्यू गिवन है आपको 10 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई की वैल्यू आपको गिवन है, M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, तो M2 की वैल्यू आप फॉर्मूला लगाएंगे W2 RT अपॉन पाई V, वैल्यू पुट करिए, सॉल्यूशन करिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से M2 की वैल्यू 123,000 ग्राम मोल इनवर्स, ये आंसर आपके पास सोल्व होकर आ जाएगा। देखिए दो बीकर आपने लिए हैं जिनकी कंसंट्रेशन एक की C1 है, दूसरे की C2 है, टेम्परेचर T है वहाँ पर लेट किया है हमने, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई1 इक्वल टू C1 RT और पाई2 इक्वल टू C2 RT हो जाएगा, पाई2 इक्वल टू C2 RT। यदि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है यानी C1 इक्वल टू C2 है तो पाई1 इक्वल टू पाई2 हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा दोनों का। जब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम रहेगा यानी इक्विमोलिकुलर सॉल्यूशन रहेगा एट द सेम टेम्परेचर, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेंगे जिनमें दोनों की आपकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, पाई1 इक्वल टू पाई2 रहेगा तो उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। देखिए आपके याद हो तो आपको स्टूडेंट्स, जब हम ब्लड की एंट्री करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी की नसों को देखा जाता है। अब रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा दोनों का सिमिलर होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका ब्लड हम चढ़ा रहे हैं और जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसमें अमाउंट यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए, इसीलिए हमें ब्लड को चेक करके चढ़ाया जाता है। यदि उसमें किसी में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैरिजन लाइक दैट, तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, उससे क्या होता है आपके जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें स्क्रीनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो ब्रेकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और यदि वो वैल्यू कम होती है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है, लाइक NaCl और ब्लड की बात करें तो ब्लड की यदि वैल्यू वो ज़्यादा है और आपकी उसकी कम है तो वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें NaCl के बेस पर ही आप वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन 0.09%, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो आपकी बस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हाई सॉल्ट डाइट्स रहती है उससे क्या होता है आपका एडिमा हो जाता है। आपको जब आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं डाइट में तो वो क्या करता है, एडिमा क्रिएट कर देता है। ये एक टाइप की डिसीज होती है जो हमारे मोटेपन में हमें मदद करती है, यानी एक तरीके से आप क्या करते हैं, सूजन पड़ने लगती है धीरे धीरे करके जब हम सॉल्ट लगातार ज़्यादा लेते रहते हैं तब। और इसका जो मोस्टली यूज़ है वो सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर कन्वर्ट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। देखिए दैट इज द प्रोसेस टू डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, किस तरीके से समुद्र के पानी को हमारे पीने लायक पानी के लिए कन्वर्ट किया जाता है। ये इसकी अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे सिलेंडर्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से यानी सेमीपेरेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है एक तरीके से, जो हमारे वाटर को प्योरीफाई करने में सबसे अहम इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, क्योंकि वहाँ पर सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट होती है और वो उस सॉल्टी पार्टिकल्स में से वाटर को आगे पास कर देती है और जो सॉल्ट है वो आपके बड़े कण हैं वो पीछे हट जाते हैं टकरा कर। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारा आपका वाटर प्योरीफायर हो रहा है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड सॉली ऑन द नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी और नेचर। मोस्टली सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं ये प्रॉपर्टीज हमारी सारी। इनमें सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये फॉर्मूले आप यूज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके काम आने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम दो चीज़ें और पढ़ रहे थे, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन।
डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जब वो किसी भी आयंस में ब्रेक हो जाए, और एसोसिएशन का मतलब है कि वो आयंस से मिलकर आपका किस तरीके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो उस चीज को भी बात करेंगे। जब आप डिसोसिएशन करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, एसोसिएशन करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे। देखिए हमारे 3 तरीके हमें पढ़ाए गए थे, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। एसिड में एच आयन ज्यादा होते हैं, बेस में OH आयन ज्यादा होते हैं, सॉल्ट में एच आयन और OH आयन से मिलकर बनने वाला यानी कंपाउंड रहता है। लाइक पोटेशियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, जिसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो उससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन जो होगा वो एक्वस हो जाएगा, नहीं उसमें H+ और Cl- यानी सॉल्ट प्रेजेंट हो जाएगा। यदि आपने 1 मोल KCl मिलाया है तो नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल तो K+ हो जाएंगे, 1 मोल Cl- हो जाएंगे। इस तरीके 2 मोल्स आयंस उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही टर्म आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, ऑस्मोटिक, जो इन चीजों को इफेक्ट करती है, यानी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगी अपने आप में। देखिए अभी आपने पढ़ा था क्या, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास विल ऑलवेज बाय लोअर देन द ट्रू वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन। नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आपके, 2 मोल्स हो जाएंगे, 1 मोल्स तो K+, 1 मोल Cl- हो जाएंगे आपके पास। तो यदि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन 275.5 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज वैल्यू 37.25 ग्राम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो वहां पर क्या होगा, आपके पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड होने के बाद क्या करेंगे, वो कंपाउंड फॉर्म होने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डाइमर ऑफ इथेनोइक एसिड्स। यदि हम इथेनोइक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीज। जब आपके पास इथेनोइक एसिड यदि बेंजीन के पास होगा तो वो क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से डाइमर्स बना लेते हैं। So observed qualitative property is equal to expected value upon 2, molecular mass is equal to 2 into expected value. So we can say that experimental molecular mass is directly not equal to theoretical expected value. जो हमारी experimental molecular mass होता है वो theoretical expected value के equal नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं abnormal molecular mass। अब इसे एक्सप्लेन किया था J.H. वॉन्ट फैक्टर ने, J.H. वॉन्ट हाफ ने, और उसी के बेस पर उन्होंने अपना एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर लॉ दिया था, वॉन्ट ऑफ फैक्टर टर्म दी थी, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू होती है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए 1 by 1 करके इसे समझ लीजिए। ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, I इज इक्वल टू MC अपॉन MO। MO क्या है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है, MC क्या है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है। तो I इक्वल टू हो जाए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। I इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए एसोसिएशन में I की वैल्यू जो होगी वो लोअर रहेगी 1 से, और डिसोसिएशन में I की वैल्यू ग्रेटर रहेगी 1 से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इधर देखिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, 100% डिसोसिएशन इक्वल टू 1 मोल ऑफ AB फर्नेस 2 आयंस इन सोल्यूशन। I की वैल्यू होगी नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू 2 के, यानी AB इज इक्वल टू हो जाएगा A- प्लस B+ के। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमें बताता है, इस तरीके से हमारा डिसोसिएशन होता है। यदि आप KCl के लिए लेंगे तो I की वैल्यू वहां पर 2 आ जाएगी इस तरीके से। इथेनोइक एसिड के लिए देख लीजिए, इथेनोइक एसिड क्या है, डाइमर बना लेता है, तो वहां पर उसकी वैल्यू I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन सब में भी I की वैल्यू का यूज किया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए एक एक करके चारों में। देखिए चारों फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, किस तरीके से आपको I का यूज करना है। बस आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको I की मल्टीप्लाई करनी है सभी में। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं। क्या रिलेशनशिप रहता है I और अल्फा, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच में। So the degree of association of a substance is the fraction of the total substance that exists in the form of associated molecules। इस चीज को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। देखिए इस चीज से समझ लीजिए, एक सॉल्ट लिया है हमने, सॉल्वेंट में मिक्स किया है, धीरे धीरे करके होगा वो आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी डिसॉल्व हो जाएगा। और Na यदि मैंने A मॉलिक्यूल्स लिए रिएक्टेंट के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके AN में। ये डायरेक्ट आपका रिवर्सिबल साइन लगा हुआ देखिए बीच में, दोनों यानी दोनों स्टेट आपस में चेंज हो सकती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट।
1 बाई 1 करके एक एक लाइन समझ लीजिए। तो देखिए एन ए इज डायरेक्टली रिवर्सिबल ए एन, यदि 1 माइनस अल्फा पार्टिकल्स है तो वो हो गया अल्फा अपॉन एन के। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन होने पर 1, तो आई की वैल्यू पुट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन 1, सो वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी आपको 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आई ब्रैकेट एन अपॉन एन माइनस 1। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी अल्फा की। अब बात कर लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हमने एसोसिएशन की बात की थी। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस अल्फा इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन होने के बाद आपके डिसोशिएट होने यानी टोटल सब्सटेंस वो आपको बताने हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल हो जाएगा इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, अभी बताया था आपको। सो ए इज रिवर्सिबल N1B प्लस प्लस N2 C माइनस। इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, चाहे N की वैल्यू कुछ भी हो, N1 हो N2 हो कुछ भी हो, उस चीज को आपको यहाँ पर पुट करना है। और ये एक्विलिब्रियम स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ए के 1 माइनस अल्फा मोल्स हैं, ये टोटल हो जाएंगे आपके n अल्फा मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। देखिए इस तरीके से आप i की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये न्यूमेरिकल आपको करना है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। स्टूडेंट्स आपको अपने आप करना है, ये फॉर्मूले KB की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, बाकी वैल्यू भी गिवन है, आपको खुद कैलकुलेट करना है फॉर्मूला। ये वैल्यूज आपको गिवन है W2 W1 डेल्टा TB KB मॉलिकुलर मास आपको गिवन है। एसिटिक एसिड का आपको पता होना चाहिए। आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। डेल्टा TB वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए साइड में जो लिखा हुआ है वैल्यू पुट कर लेंगे तो आई की वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5093। डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे 1 माइनस आई ब्रैकेट n अपॉन n माइनस 1 से। एसिटिक एसिड चूंकि आपको पता है कि ये डाइमर होता है तो n की वैल्यू वहां पर 2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर लेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा 0.98 आपके पास। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको अपने आप करना है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस न्यूमेरिकल को आपको अपने आप करना है स्टूडेंट्स। ये वैल्यूज को देख लीजिए, आपको जो वैल्यू गिवन है W2 W1 डेल्टा TB KB मॉलिकुलर मास आपको कैल्शियम नाइट्रेट का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। देखिए इस तरीके से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा TB वाले फॉर्मूले से। वैल्यू आ जाएगी 2.48। अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम नाइट्रेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी। देखिए n की वैल्यू 3 होगी, इस तरीके से देख लीजिएगा। और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.48 अपॉन 2 इक्वल टू 0.74। ये आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोज यदि आपको पसंद आए तो वीडियो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, वीडियोस को लाइक करें। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।